लाहौर शहर में सैलाब की जो सूरत हाल गुज़री है, आपने पिछले दिनों देखा है सारी चीज़ों को, तो उस हवाले से आज ख़ास तौर पे हम 2 सोसाइटीज़ के बारे में बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो सोसाइटी है वो थीम पार्क व्यू है और दूसरी जो हाउसिंग सोसाइटी है वो पार्क व्यू सिटी लाहौर है। थीम पार्क व्यू की हम बात करें तो एक नोटिफ़िकेशन मेरी नज़र से गुज़रा है, गालिबन वो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन ही है, गवर्नमेंट की तरफ से है, उसमें उसका मैं खुलासा आपको बता देता हूँ, वैसे आप देख भी रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। कि ये जो सारा वाक़या हुआ है उसके बाद जी तमाम अहले इलाका रिहायशी थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी लाहौर को मुतला किया जाता है कि थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी एक जाली गैर मंजूर शुदा सोसाइटी है जिसका नक्शा भी मंजूर शुदा नहीं है और ये गैर कानूनी कच्ची आबादी है। मालिक थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी हाजी खुशी मोहम्मद को फ्रॉड और जालसाजी के जुर्म में एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट लाहौर ने हस्ब ज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया है। आपको इतला दी जाती है कि थीम पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के मालिक से आपकी अदाशुदा रकम वापस दिलवाई जाएगी। वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पढ़ें, अब इसको मैं क्या तफसील से पढ़ूँ। अब बात करने का मकसद है कि थीम पार्क व्यू को क्लियरली एक नोटिफिकेशन जारी करके अब गैर कानूनी करार दे दिया गया है। अब ये वो गैर कानूनी चीज़ है जिसको हम काफ़ी देर पहले आपके साथ शेयर कर चुके हैं और गालिबन और भी बहुत सारे लोगों ने इसको हाईलाइट किया होगा जो अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, जो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि कौन सी चीज़ कानूनी है, कौन सी गैर कानूनी है। तो बात करने का मकसद है कि आज जब वहाँ पे पूरे-पूरे घर लोगों के डूब गए हैं, पूरा-पूरा 2-2 मंजिल वहाँ पे घर डूब गया है, लोग बेघर हो गए हैं और अफ़सोस वाली बात है जिसमें दिली दुःख भी होता है कि वो गरीब लोग हैं, यानी कि वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी जमा पूँजी वहाँ पे लगा दी है और उसके बाद एक छत हासिल की थी, एक घर बनाया था और घर भी आप देखें तो वो ग्रे स्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं है। लोगों ने सिर्फ रेड स्ट्रक्चर मुकम्मल करके एक छत डाल के सिर्फ वहाँ पे रिहाइश रखी हुई है और वो अपना गुज़र-बसर किस तरीके से करते हैं कोई नहीं जानता और कोई उसको जानना भी नहीं चाहता। लेकिन मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि ऐसी सोसाइटी जो आज नोटिफ़िकेशन पे भी मेंशन है कि हज़ारों कनाल की हाउसिंग सोसाइटी जो कि गैर कानूनी है और जालसाज़ी करके जो इनका मालिक है जैसे हाजी खुशी मोहब्बत नाम लिया जा रहा है और वो बेच गया है यहाँ पे। तो सवाल मेरा ये है क्या इससे पहले इदारे सोए हुए थे कि इतने सालों से? मैं पर्सनली खुद इस चीज़ को तकरीबन मेरा ख्याल है कमोबेश कुछ 6-7 साल से तो मैं इस सोसाइटी को देख रहा हूँ और जानता हूँ थीम पार्क व्यू सोसाइटी को, और इसको बारहा कुछ वीडियोस हमने बना के बताया भी है लोगों को कि ये गैर कानूनी है, 2 नंबर है, इसका नक्शा यहाँ पे किसी भी अथॉरिटी से मंजूर शुदा नहीं है, तो यहाँ पे ना तो इन्वेस्ट करें, यहाँ पे ना तो रिहाइश करें। तो आज वही मौका आ गया है, बजाय कि कोई यहाँ पे इदारा आके क्रैकडाउन करता, एक कुदरती आफ़त आई, कुदरती वो उस लिहाज से वहाँ पे ये सारा मामला हो गया, तो अब इदारों को भी होश आ गई है कि इसका जो मालिक है उसको उठा लिया जाए और वो इसने गैर कानूनी बेचा हुआ। मुझे तो हैरत है, हम जिस शहर लाहौर में रहते हैं यहाँ पे आप 1 इंच किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं कर सकते। इतने यहाँ पे अथॉरिटी और वो सारे ज़राए जो हैं अथॉरिटीज़ और इदारे इतने सख्त हैं। तो इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी दरियाई ज़मीन पे बना के बेच दी गई है, इवन कि लोग यहाँ पे रिहाइशें करके बैठे हुए हैं। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक कमोबेश यहाँ पे तकरीबन कुछ 10,000 फैमिलीज़ आबाद हैं और ये अंदाज़न बात हो रही है, एग्जैक्ट रियलिटी में हो सकता है कि 12-15 हज़ार हो, लेकिन एट द एंड चीज़ें वही हैं जो हमेशा से पाकिस्तान में होती आ रही हैं। वो 70, 75, 78 साल से अब यही देख रहे हैं कि जब कहीं से कोई सानिया हो जाता है, फिर सारी इदारे वहाँ पे मुतहरिक हो जाते हैं, अपने वो यानी कि उस पे क्रैकडाउन भी शुरू हो जाता है, लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन एट द एंड होता क्या है, गरीब को पैसे मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते। नैब में अगर कोई केस चला जाता है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का जिसका एक बहुत बड़ा नाम है ईडन हाउसिंग सोसाइटी, आप सबको पता है कि उस केस में क्या हुआ था, नैब ने प्ली बार्गेन कर ली और आहिस्ता-आहिस्ता सब लोगों को रिकवरीज़ दे रहा है। लेकिन जिन लोगों ने जिस टाइम पे वो पैसा लगाया हुआ था, आज इतने साल गुज़रने के बाद भी जब पैसा डीवैल्यू हो चुका, तो उस लिहाज से भी उनको वापस उस वही अमाउंट नहीं मिल रही, उसका कुछ हिस्सा कह लें 25% कह लें, 30% कह लें, या बहुत होगा 50% मिल जाएगा। यानी कि अगर किसी का 10 लाख रुपया डूबा तो उसको 5 लाख की रिकवरी मिल जाएगी, और वो भी ऐसे कि 2010 में अगर उसने पैसा लगाया, 2025 चल रहा है, 15 साल की जो पैसा डीवैल्यू वो किसी खाते में नहीं आता। तो ओवरऑल बात करने का इन शॉर्ट मकसद मेरा ये है कि जब कोई मामला इस तरह का हो जाता है, कोई बड़ा सानिया हो जाता है, उसमें हमेशा एंड पे गरीब रह जाता है और गरीब का ही नुकसान रह जाता है, और वही इस मुल्क में हमेशा से होता आया है कि जो बाअसर होता है, जो बड़ा होता है, जो ताकतवर होता है, उसको ना तो हाथ डाला जाता है, ना उसको पूछा जाता है, और ख़ास तौर पे जब वक़्त होता है उस वक़्त तो बिल्कुल ही नहीं पूछा जाता, और जब वो वक़्त गुज़र जाता है वो सारा माल पैसा इकट्ठा करके खा पी जाते हैं, या अपने अकाउंट्स भर लेते हैं, या अपनी ऑफशोर कंपनीज़ बना लेते हैं, या पैसा मनी लॉन्डर कर देते हैं। तो उसके बाद इदारों को होश आ जाता है कि अब हमने इसका कुछ करना है, बंदों को उठाना है, गिरफ्तार करना है, रिकवरीज़ करनी है, और बाद में भी कोई ना कोई बार्गेन होकर डील हो जाती है, प्ली बार्गेन जैसी, जैसे कि टर्म है नैब में, वो हो जाती है, और उसके बाद से वो जो गरीब लोगों जिनका पैसा लूटा होता है उनको भी रिकवरीज़ नहीं मिलती। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा पार्क व्यू सिटी लाहौर के बारे में, जो कि एनओसी अप्रूव्ड भी थी, जिसको रूडा की तरफ से एनओसी भी मिल गया था, वो लीगल थी। अभी तो बात हमने इलीगल की ना थीम पार्क सोसाइटी की, तो अब हम बात करें लीगल हाउसिंग सोसाइटी की, तो वहाँ भी लोगों के साथ क्या हुआ है। तो थीम पार्क व्यू सिटी के बाद अगर हम पार्क व्यू सिटी की बात करें तो बचत उसकी भी नहीं है, उसके भी कमोबेश कोई 4 से 5 ब्लॉक यानी कि वो सैलाब की नज़र हो गए हैं, जिसमें प्लाटिनम ब्लॉक था, ओवरसीज़ ब्लॉक है, डायमंड है,
और सिल्वर क्रिस्टल भी गार्गल, इस तरह मिला के कुछ 4 से 5 ब्लॉक बनते हैं। तो बात का मकसद करने का ये है कि एनओसी अप्रूव सोसाइटी भी महफूज नहीं है। पिछले दिनों अलीम खान साहब ने एक डिटेल अपना एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया और वो लोगों के साथ शेयर किया, और सारा उन्होंने अपने तौर पे ज़ाहिर सी बात उन्होंने हक़ाइक़ बताए हैं उसमें क्या चीज़ें सारी, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल ये कहने की कोशिश की है कि सारी जो ये ज़िम्मेदारी थी वो रूडा की थी। वो क्यों? वो इस तरह से कि रूडा अपने टैक्सेस भी यहाँ से ले रहा है रूडा चार्जेस के नाम पे, और हमने अरबों यहाँ पे रुपए की यानी कि जो मालियत की जो बनते हैं हमने इसको रूडा को अमाउंट भी यानी कि दी है, इस वजह से कि ये एरिया चूँकि उसमें आ रहा था, दरियाई ज़मीन में आ रहा था, रावी सिटी में आ रहा था, तो रूडा ने उसका एनओसी जारी किया। उस मद में उन्होंने पैसे लिए हैं और यहाँ पे जो बंद वगैरह बनाना था वो रूडा की ज़िम्मेदारी थी। अब देखा जाए रूडा अगर अपने मुताबिक देखें, जो रूडा ने अपने प्लान्स किए हुए हैं, बेसिकली जो रावी सिटी या 47 किलोमीटर की लैंड है और यहाँ पे 3 फेजेज़ में बेसिकली काम होना है। ये पहले भी एक वीडियो में मैंने डिटेल से बताया कि रूडा जो काम कर रहा है रावी सिटी के लिए, वो बेसिकली जैसे ये दरिया है, दरिया के दोनों साइड पे वो बंद बनाएगा। बंद बनेगा जो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होगा, तकरीबन गालबन कोई 20-25 फुट हाइट हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, और 300 फुट वाइड रोड बनेगा दाईं साइड पे भी और बाईं साइड पे भी, ये दोनों तरफ रावी के ये बंद बनेगा। और तकरीबन ये 47 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जहाँ पे सारी चीज़ें बनेंगी। उसके बाद जब ये 300 फुट वाइड रोड बन जाएगा, जैसे कोई रिंग रोड होता है या मोटरवे होती है, तो उसके बाद दाएँ बाएँ जो हमारे पास जगह होगी, लैंड होगी, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उस पे हाई राइज़ बिल्डिंग्स बनेंगी, जो जहाँ पे सोसाइटी बन सकती है वहाँ सोसाइटी बनेगी। जैसे कि एग्जांपल आपको न्यू मेट्रो सिटी लाहौर की देखने को मिलती है। जब जो फ्लड था, सैलाब अपने जोबन पे था, तो न्यू मेट्रो सिटी भी अफेक्ट हुई है, थोड़ा सा अफेक्ट हुई है, अब समझ लें कि 20 से 25% अफेक्ट हुई है, लेकिन फिर भी उसकी बचत हो गई है। उसको मज़ीद यह है कि आगे वक्त आने पर उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, उस बांध को ऊँचा करके उसको बचाया जा सकता है कि नेक्स्ट टाइम इतना भी अफेक्ट ना हो। तो इसी तरह से इसको प्लान किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, और इसी तरह के जो बंद बनने हैं उसमें रूडा 3 फेजेज़ में काम कर रहा है। फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है। अब जो पार्क व्यू सिटी लाहौर की लोकेशन है, ये फ़ेज़ 3 में आती है, यानी कि फ़ेज़ 3 वाला जो पार्ट है। अब अगर रूडा फ़ेज़ 1 में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे टाइम लगेगा, फिर फ़ेज़ 2 में काम करेगा, फिर फ़ेज़ 3 में काम करेगा, तो वहाँ आते-आते उनको टाइम तो लगना ही, ये हकीकत है और ज़ाहिर बात है। अब उस दौरान अगर सैलाब आ गया और वहाँ पे पानी आ गया, तो इसलिए अलीम खान साहब इसको कह रहे हैं कि ये रूडा की ज़िम्मेदारी थी, उनको चाहिए था कि यहाँ पे पहले बंद बनाते, सोसाइटीज़ को महफूज करते, और फिर यानी कि फ़र्दर जहाँ-जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट थी वहाँ-वहाँ वो डेवलपमेंट करते। लेकिन देखा जाए तो रूडा अपनी जिस हिसाब से काम कर रहा है, वो उनका एक अपना प्लान है, एक अपना स्ट्रक्चर है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ही चलाना है। अभी सुनने में आ रहा है कि 2-3 महीनों के अंदर यहाँ पे एक बंद बना दिया जाएगा। अब उसमें पता नहीं पार्क व्यू सिटी खुद बनाएगी या रूडा के साथ मिल के एक जेवी करके या जॉइंट वेंचर करके बनाया जाएगा, या स्पेसिफिकली रूडा ही यहाँ पे वो जो बंद है वो बनेगा भी, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन एंड पे अगर हम बात करें, आखिर पे बात करें, तो नुकसान किसका हुआ है? अगेन उसी बंदे का हुआ है जिसकी यहाँ पे जमा पूंजी थी। अभी कुछ वीडियोज़ मेरे नज़र से गुजरी, एक बाबा जी थे, उनका कोई घर था गालबन कनाल का था कि 10 मरले का था, सैलाब आया हुआ है, और वो वहाँ से जो रेस्क्यू वाले लोग हैं उन्हें कह रहे हैं कि आप निकल जाएँ यहाँ से, आपको हम रेस्क्यू करके ले जाते हैं, कैंप में ले जाते हैं, लेकिन वो अपना घर छोड़ना ही नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं नहीं, मैं इसी घर में ही रहूँगा, बेशक ये घर सारा डूब जाए, मैं साथ ही इसके यहाँ पे यानी कि अल्लाह को प्यारा हो जाऊँ, लेकिन वो घर छोड़ना नहीं चाह रहे। अब देखिए, जिन लोगों की मेहनत की कमाई है सारी ज़िंदगी की, जिन्होंने घर खरीदे हुए हैं, अपना पैसा लगाया हुआ है मेहनत का, तो वो तो वाक़ई इस टाइम पे यही कहेंगे जी मैंने क्यों छोड़ना है, मैं अपनी सारी जमा पूँजी यहाँ छोड़ के और इसको मैं डूबता हुआ अपनी आँखों के सामने घर को देखूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों के जज़्बात होते हैं, घर नहीं होता है, एक प्रॉपर जज़्बात होते हैं जो अटैच होते हैं उस जगह के साथ, उस घर के साथ, उस मकान के साथ। तो लोग इस तरह कुछ लोग मौके पे सही फ़ैसला नहीं कर पाते, हालाँकि जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो मकसद वही था बात करने का। यहाँ पे भी अगर एंड पे आखिर में नुकसान हुआ है तो वो गरीब बंदे का ही हुआ है। उसमें पार्क व्यू सिटी कुछ कोऑपरेट कर रही है। स्टार्ट में उन्होंने कहा जी हम अपने तमाम मेंबरान के साथ हैं, तो हम कोऑपरेट करेंगे। अभी कोई रिसेंट नोटिफिकेशन मेरी नज़र से गुजरा था, वो कह रहे थे जी अभी जो इसका बिजली का बिल है माहाना, वो सोसाइटी अदा करेगी इस महीने का, प्लस वो मेंटेनेंस चार्जेज़ हैं वो वेव ऑफ कर देगी। तो कुछ ना कुछ जो वो कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं मेरा ख़्याल होगा कि वो जितना जिस किसी का नुकसान हुआ है वो उसको रिकवर कर दें या कर सकें, क्योंकि ऐसा तो कोई कंपनी या कोई इदारा नहीं पाकिस्तान में कर सकता, ना वो करेगा। जितना पॉसिबल है वो उतना करेंगे कोऑपरेट, और वो भी 100% होता नहीं होता, ये तो वक्त आने पे साथ-साथ पता चलता है। अनाउंसमेंट तो सारी कर देते हैं, लेकिन कौन कितना अपने वादे पे और अपनी बात पे पूरा उतरा है वो वक्त ही बताता है। तो ओवरऑल मैंने 2 चीज़ें आपके सामने रखी हैं, एक इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी थी, एक लीगल हाउसिंग सोसाइटी थी। दोनों का एंड रिज़ल्ट क्या हुआ है, उसमें नुकसान हुआ है, पानी आया है और गरीब का नुकसान हुआ है, और गरीब का पैसा ही डूबा है। अमीर इंसान का, साहिब हैसियत का और बाअसर इंसान का और ताकतवर का कुछ नहीं गया, कुछ नहीं बिगड़ा। वो जस्ट यहाँ पे आके कोई
किसी को रिलीफ दे देंगे, को कैंपिंग कर देंगे, किसी को डोनेशंस दे देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि जब सानिया हो जाता है, उसके बाद इदारे हरकत में आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एज़ अ बिज़नेसमैन भी मुझे चीज़ सूट नहीं करती। अगर वैसे हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें पार्क भी सिटी भी है, हम घर बना के जो सेल कर रहे हैं उसमें रहमान गार्डन डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी में बना के बेच रहे हैं। अगर मेरा भी वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, फ़िलहाल नहीं है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वहाँ पे बनेगा, लोगों ने बुकिंग्स करवाई हुई हैं। लेकिन अगर मेरा भी वहाँ पे कोई 2, 4, 5 यूनिट्स बन रहे होते और वहाँ फ्लड आ जाता, तो मेरा भी एज़ अ बिज़नेसमैन वहाँ पे नुकसान हो जाना था, वो किसी ने उसकी रिकवरी नहीं करनी थी। तो ये जो सारे कंसर्न्स मैंने आपके सामने रखे हैं, ये एज़ अ पाकिस्तानी एक आम शहरी के होते हुए ये मेरे भी कंसर्न्स हैं कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई भी सानिया होने से पहले उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए, और 70-78 सालों में अगर हमने इतने सानियात होने के बाद अगर कुछ नहीं सीखा, तो मेरा नहीं ख्याल आगे भी जाके हम कुछ सीखेंगे। लेकिन एज़ अ कौम, एज़ अ नेशन हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी कहीं पे भी कोई पैसा लगाने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी वर्किंग, अपनी रिसर्च ज़रूर करें। इल्लीगल में तो बिल्कुल ही ना लगाएँ, क्योंकि उसका तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता, आपको रिलीफ़ नहीं मिल सकता। लीगल हाउसिंग सोसाइटी में अगर कोई वाक़या हो जाए, कोई सानिया हो जाए, तो कम से कम आपको कुछ ना कुछ रिलीफ़ ज़रूर मिल जाता है। और वैसे भी अगर कुदरती आफ़त है, तो कुदरती आफ़त का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है, आपने देखा है डिफरेंट कंट्रीज़ में जो बड़ी वेल प्लान्ड हैं, लाइक अगर अमेरिका के किसी स्टेट की बात कर लें, पिछले लॉस एंजलिस में गालिबन वो एक बहुत बड़ी पैमाने पे एक आग लग गई थी, आपने देखा। वो तो बड़ी वेल प्लान्ड सोसाइटी थी और वहाँ पे तो बड़ा ख्याल रखा जाता है इंसानी हकूक़ का, सारी चीज़ों का, तो वहाँ पे भी आप कुदरती आफ़त का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में बड़े देर से हम देखते हैं कि हर 2-4 सालों बाद सैलाब आ जाता है, तो उसके लिए हमें इक़दामात करने चाहिए, और अगर हम नहीं कर रहे, तो फिर ये हमारी अपनी गलती है, हमारे इदारों की गलती है, हमारी जो हुकूमतें यहाँ पे जो हुक्मरान हैं, जो हुकूमतें कर रहे हैं, उनकी भी गलती है। तो अगेन वीडियो के एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में पैसा लगाने से पहले रिसर्च ज़रूर करें, लीगल इल्लीगल को देखें, एनओसी लाज़मी चेक किया करें, किसी कंसल्टेंट से मशवरा किया करें, और किसी की ज़िम्मेदारी के साथ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया करें। अपनी मर्ज़ी से आपको कहीं सस्ती चीज़ मिल रही हो, तो आप उसका एनओसी नहीं देखते, आप उसकी कानूनी हैसियत नहीं देखकर वहाँ पैसा लगा देते, तो बाद में इस तरह की सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं।